हेलो मैजिक बडीज। स्वागत है आप सभी का मैजिक एजुकेशन पर। मैं हूं एसएम सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इस टॉपिक में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all the life processes. Cells are structural, functional, and biological units of living beings. तो इसे सिंपल शब्दों में समझे तो हमारे बॉडी का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा पार्ट जो लिविंग है, जिसमें जान है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग घर का बात करें तो उसमें ब्रिक्स जो होते हैं वो सेल का काम करते हैं, यानी छोटे छोटे ब्रिक्स एक साथ मिलके घर बनाएंगे। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो सेल होता है। सेल एक साथ आते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेगा। तो अगर हमें सेल को देखना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? सेल को देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिससे कहते हैं हम माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का यूज करके हम सेल को देख सकते हैं। आज एडवांस माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका यूज करके हम सेल और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उन सभी को हम देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि सेल क्या होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा पार्ट जिसमें जान है, जो जिंदा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सेल कहेंगे। The smallest basic unit of life that is responsible for all life processes। और वो सारे लाइफ प्रोसेसेस यानी जितने भी फंक्शंस है वो सारा सेल करता है। अब हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। कुछ चीजें इन दोनों सेल्स में कॉमन होती है, जैसे कि न्यूक्लियस सेंटर में, या फिर इसे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं, जहां से सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल होता है। तो दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है, न्यूक्लियर एनवेलप, और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, यानी कि डीएनए वाला चीज। दोनों सेल्स में हमें डीएनए देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर में। वैक्यूल्स होते हैं। अब दोनों जगह पे वैक्यूल्स होता है, पर यहाँ पे हमें एक डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लांट का वैक्यूल जो है वो बहुत ही बड़ा है, जबकि वही वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत छोटे हैं। दोनों में राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है। गोल्गी एपैरेटस दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमें दोनों सेल्स में देखने को मिलता है। अब एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, जो प्लांट सेल में नहीं होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो क्या फंक्शन करता है प्लांट में, जानेंगे हम, बने रहिए। इसके अलावा एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट्स को डबल प्रोटेक्शन मिलता है, यानी उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन के साथ और एक कवरिंग उसके ऊपर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट और एनिमल सेल में देखें तो ऑलमोस्ट बहुत सी चीजें सिमिलर है, सिवाय कुछ ऑर्गेनल्स के कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, या फिर कुछ ऑर्गेनल्स जैसे कि सेंट्रियोल जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। प्लांट और एनिमल सेल को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? सेल वॉल से। जिस सेल में सेल वॉल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वो प्लांट सेल होगा, और जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, वो एनिमल सेल होगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल में हम लोग ने देखा पिछले स्लाइड में कि बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे और जानकारी लेते हैं। पहला कंपोनेंट है सेल वॉल। इट इज फाउंड ओनली इन सेल्स ऑफ एल्गे, फंगस, प्लांट। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, यानी ये जो सेल वॉल है वो हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है? ये हमें सिर्फ एल्गे,
फंगस एंड प्लांट्स में देखने को मिलेगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। अब ये सेल वॉल है क्या? सेल वॉल इज एन इलास्टिक स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल वॉल एक कोट यानी एक कवरिंग की तरह काम करता है जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो सेल कंपोनेंट्स है उन पे ये पहला जो कोट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कवरिंग है यानी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है हमारा सेल वॉल। अब ये सेल वॉल इलास्टिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है यानी ये फ्लेक्सिबल है। अब ये किससे बना है? ये सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना है। तो हम लोग ने देखा कि सेल वॉल जो है इलास्टिक स्ट्रॉन्ग कोट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल बना है कार्बोहाइड्रेट से। कौन से कार्बोहाइड्रेट से? सेलुलोज एंड पेक्टिन। इस दो कार्बोहाइड्रेट से सेल वॉल बना है। इसके अलावा पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन आर एडेड इन सेल वॉल एज पर नीड। कुछ सेल वॉल्स में हमें लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन एज पर नीड यानी जो जैसी जरूरत है उस हिसाब से इनका कॉम्पोजिशन कम ज्यादा होता रहता है। अब ये सेल वॉल फंक्शन क्या करता है? इसकी जरूरत क्या है सेल में? फंक्शन ऑफ द सेल वॉल आर टू सपोर्ट एंड टू प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। सेल वॉल काम क्या करेगा? सेल वॉल सपोर्ट देने का काम करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन देता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्लांट के अंदर ना आ सके। यानी हम लोग ने सेल वॉल के बारे में जाना कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है? ये सिर्फ प्लांट्स, फंजाई एंड एल्गी इन्हीं में सेल वॉल देखने को मिलता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कोट है प्लांट सेल के ऊपर जो किससे बना है? जो कार्बोहाइड्रेट से बना है जैसे कि सेलुलोज एंड पेक्टिन से। इसके अलावा एज पर नीड इसमें क्या ऐड होता है? इसमें लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन ऐड होता है। सेल वॉल फंक्शन क्या करता है? ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। अब एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो मूव कर सकते हैं, हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बट प्लांट क्या मूव कर सकते हैं? जी नहीं। प्लांट्स जो है वो सेडेंटरी होते हैं यानी वो एक ही जगह पे होते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, इसीलिए उनमें सेल वॉल देखने को मिलता है। अब हमारे अगले कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ थिन फ्रेजाइल इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेट द सेल कंपोनेंट फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो कवरिंग है, इसका ये क्या करता है? सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसे और इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक बाउंड्री का काम करता है। यानी ये इंटरनल एंड आउटर एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करता है। अगर यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि ये जो कवर है दैट इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्ट्रक्चर बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे दिखता है। The protein molecules are embedded in two layers of phospholipid। अब ये छोटे छोटे येलो येलो जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं या फिर सर्कल्स दिख रहे हैं, ये लिपिड बाइलेयर है। ये एक लिपिड लेयर है, ये सेकंड लिपिड लेयर है, इसीलिए हम इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। यानी दो लेयर, बाई यानी दो। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, दो लेयर्स एक दूसरे की से चिपके हुए हैं जिसे हम बाइलेयर्स कहेंगे। और इसमें ये जो पिंक स्ट्रक्चर्स है ये हमारे प्रोटीन है। यानी ये दो लेयर्स होते हैं लिपिड्स के और इनके बीच बीच में प्रोटीन्स जैसे हुए रहते हैं। जैसे कि हम लड्डू के ऊपर किशमिश या फिर काजू बादाम चिपकाते हैं, उसी तरह इसके इस बाइलेयर के ऊपर हम लोग प्रोटीन्स लगे हुए दिखते हैं। इस तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ दिखता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या? ये बहुत ही गिने चुने चीजों को अंदर बाहर करने की परमिशन देता है, यानी सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। इट अलाउज सब सब्सटेंस टू एंटर द सेल व्हाइल प्रिवेंट अदर सब्सटेंस। ये कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देगा और कुछ ही चुनिंदा चीजों को, चुनिंदा सब्सटेंस को सेल के बाहर जाने देगा।
Due to this property, useful molecules of water, salt and oxygen enter the cell and CO2 exit the cell. इसी प्रॉपर्टी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से यूजफुल सब्सटेंस वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 वो सेल के बाहर जाता है। यानी जितने सब्सटेंस की जरूरत है सिर्फ उतने ही सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे और जिन सब्सटेंस की जरूरत नहीं है वो सेल के बाहर जाएंगे। If any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to the plasma membrane. This condition is called as homeostasis. अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझे तो अगर सेल के बाहर अगर कुछ चेंजेस होता है, सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो भी सेल के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बाउंड्री बनाए हुआ है जिसकी वजह से बाहर कुछ भी हो जाए सेल के अंदर उसका इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को एक जैसा मेंटेन रखता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले सेल वॉल के बारे में देखा, फिर हमने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा। पहला कवरिंग होता है सेल वॉल का जो सिर्फ प्लांट में होता है। सेकंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट, एनिमल हर सेल में देखने को मिलता है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक्सटर्नल एंड आउटर एनवायरनमेंट को अलग कर देता है। कैसे बना है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे बना है, ये एक लिपिड बाइलेयर से बना है। लिपिड बाइलेयर्स में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। लिपिड का एक बाइलेयर है जिसमें हमने प्रोटीन्स लगा के रखे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ये गिने चुने चीजों को अंदर बाहर करने की परमिशन देता है। यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट ये एंट्री लेंगे और हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि हमारा CO2 सेल के बाहर जाएगा। सेल के बाहर अगर कोई भी चेंज होता है तो सेल के अंदर उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट के बीच में एक बाउंड्री का काम किया है जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग करता है। अब सेल्स अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसमें से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये दो है। अब ये एक्टिविटीज अलग अलग सेल्स अलग अपनी जरूरत अनुसार करते हैं। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये एनर्जी वाले प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेसेस में सेल को एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी सेल अपनी एनर्जी लगाता है ये दो प्रोसेस करने में। अब ये सेल की एनर्जी कहाँ बनती है, कौन सा ऑर्गेनल वो बनाता है और वो किस फॉर्म में होती है, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पर अगर आपको पता है कि कौन सा ऑर्गेनल एनर्जी बनाता है और किस फॉर्म में बनाता है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब एंडोसाइटोसिस यानी एंडो इस वर्ड का मतलब होता है अंदर ले लेना, टू गल्फ और एनगल्फ द फूड और अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, यानी सेल के बाहर कुछ अगर सब्सटेंस है उसे सेल के अंदर ले लेना, इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। देख सकते हैं ये पिंक पिंक कुछ सब्सटेंस सेल के बाहर है, एक ऐसा वेसिकल फॉर्म हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कवर हो गया और फिर वहां से ये सब्सटेंस को उसने अंदर ले लिया, तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अभी एंडोसाइटोसिस कौन कर सकता है, एग्जांपल लेते हैं हम WBC का। व्हाइट ब्लड सेल्स हमें इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। अब कोई भी पैथोजन अगर हमारे शरीर में घुस जाता है तो उसे निकालने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडी की सोल्जर्स होते हैं। ये सेल्स क्या करेंगे, जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा ये सेल क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को इस प्रोसेस से एंडोसाइटोसिस से अपने अंदर ले लेगा और उसे मार डालेगा। सेकेंड प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का पूरा ऑपोजिट, पूरा उल्टा। उल्टा यानी क्या कि एंडोसाइटोसिस में हम लोग बाहर के सब्सटेंस को अंदर ले लेते, एक्सोसाइटोसिस में अंदर का सब्सटेंस बाहर रिलीज करेंगे टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल के बाहर भेज दिया जाता है, इसे हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये वेस्ट जनरेट हो गया है, ये वेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा और फिर बाहर उसे निकाल दिया गया। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे,
एंडो, एंडो यानी अंदर ले लेना, एक्सो यानी एग्जिट कर देना। कैसे याद रखेंगे? एंडो, एंडो यानी अंदर ले लेना। तो गल्फ और एनगल्फ द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, अंदर ले लेना। एक्सो, एक्सो यानी एग्जिट कर देना, टू एक्सीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में हमें एनर्जी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर काम करता है, यानी जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां से सब्सटेंस जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे मूव करेगा। डिफ्यूजन इज एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2, यानी डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2 मूव करते हैं, एंट्री या एग्जिट करते हैं। डिफ्यूजन में जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से जहां लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे क्या करेंगे? O2 एंड CO2 मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल के अंदर CO2 ज्यादा है और सेल के बाहर CO2 कम है तो कहां से कहा जाएगा? सेल के अंदर CO2 ज्यादा है यानी यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां से CO2 मूव करेगा सेल के बाहर जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, जहां कम अमाउंट में CO2 प्रेजेंट है। वैसे ही अगर हम लोग O2 की बात करें, अगर O2 सेल के बाहर ज्यादा है यानी O2 का अमाउंट सेल के बाहर अगर ज्यादा है और सेल के अंदर O2 का अमाउंट कम है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा, यानी एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल एंड CO2। ये किस पे डिपेंड करता है? ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी अमाउंट कितना है। जहां पे ज्यादा अमाउंट है वहां से, जहां पे कम अमाउंट है वहां पे ट्रांसफर होगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में वाटर मूवमेंट देखा जाता है। ये भी उसी तरह है, जहां पे ज्यादा वाटर है वहां से कम वाटर जहां पे है वहां पे वाटर क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही पास होने देता है। The traveling of water from the part of more water to the part of less water, यानी जहां पे पानी ज्यादा है वहां से जहां पे पानी कम है, लेस वाटर, वहां पे वाटर क्या करता है? मूव करता है। किससे? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वाटर यहाँ पे ज्यादा है, मोर वाटर लेस वाटर, तो वाटर यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर जहाँ पे पानी कम है वहां पे ट्रेवल करेगा। इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। डिफ्यूजन, एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस इज ट्रेवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम मोर वाटर टू लेस वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस ऑस्मोसिस के तीन केस है, तीन सिनारियो है। अगर हम सेल को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखेंगे तो सेल में क्या डिफरेंसेस आएंगे? जैसे कि इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हमने सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का लेवल बाहर और सेल के अंदर दोनों तरह इक्वल होगा। मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, वाटर डजंट गो इन और आउट। आइसोटोनिक में क्या होता है? सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी दोनों जगह पे अमाउंट ऑफ वाटर सेम रहेगा। अगर दोनों जगह पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर है तो पानी कहीं से किधर जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि दोनों जो हम इक्वल है तो वाटर का मूवमेंट होगा ही नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें सेल जो है वो फ्लैसिड कंडीशन में रहता है। फ्लैसिड यानी नॉर्मल कंडीशन में रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख दिया, द सेल हैज लेस वाटर देन द मीडियम आउटसाइड। सेल के अंदर अगर कम पानी है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, अगर उसमें हमने सेल रख दिया तो क्या होगा? द वाटर एंटर्स द सेल, यानी बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है। अगर ऐसे इसमें अगर हमने सेल को रख दिया तो क्या हो जाएगा? पानी सेल के अंदर चला जाएगा, वाटर एंटर द सेल, और इसे हम लोग एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो नाम को अगर हम तोड़ेंगे एंडो ऑस्मोसिस तो हमें समझ जाएगा। एंडो यानी सेल के अंदर, ऑस्मोसिस यानी वाटर का मूवमेंट कहां से कहा? जहां पे वाटर अमाउंट ज्यादा है, मोर वाटर टू लेस वाटर। एंडो ऑस्मोसिस मतलब क्या? कि सेल के अंदर पानी आ गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने रेसिन जो किशमिश होती है उसे अगर हमने वाटर में रख दिया, थोड़ी देर के बाद अगर हम लोग जाके देखेंगे तो वो जो किशमिश है
मनुका, वो क्या हो जाएगा, वो फूक जाएगा। क्या आप घर पे एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं कि आप कुछ रेसिन्स लीजिए, किशमिश लीजिए और उसे पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर के बाद जाके देखिए तो वो फूल जाएगा। तो उसे हम कहते हैं टर्जिड हो जाना, यानी फूक जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर द सेल हैज मोर वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है। सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सेल हैज मोर वाटर, तो क्या होगा, सेल से पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल, जैसे कि अगर हमने एक फ्रूट पीस लिया और उसे थिक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रख दिया। अब सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हम लोग कुछ भी ऐड करें तो वो ज्यादा मिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर लिया, उसमें शुगर डालते गए, वो डिसॉल्व हो रहा है, पर एक पॉइंट आएगा कि जब आप उसमें शुगर डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। क्या किया हम लोग ने, वाटर लिया, उसमें शुगर डाला, मिक्स किया, स्टार्टिंग में शुगर जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, पर थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे आप शुगर डालोगे एक पॉइंट पे शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, यानी इसमें अगर आप और शुगर डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो उसमें अगर हम लोग एक फ्रूट पीस को रख देते, फ्रूट का पीस कट करके अगर रख देते तो हम देखेंगे कि फ्रूट के अंदर ज्यादा पानी है, तो फ्रूट से वाटर क्या होगा, सॉल्यूशन में आएगा, जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। इसमें हम इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कहते हैं। अब इसमें वाटर जो है सेल से एग्जिट किया है, वाटर ने क्या किया है, सेल से एग्जिट लिया है, इसीलिए इसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो चेंज, वाटर कहीं भी मूव नहीं होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंडोऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो इसमें हाइपो है, एंडो है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एंडो यानी अंदर, ऑस्मोसिस यानी वाटर का मूवमेंट, सेल के अंदर पानी आ रहा है, मतलब सेल के बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, इसीलिए एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। वाटर इज एंटरिंग इनसाइड द सेल और सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्सोऑस्मोसिस, एग्जिट ले रहा है, वाटर जो है सेल से एग्जिट ले रहा है, यानी सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, सेल के बाहर वाटर कम है। ऑस्मोसिस यानी मूवमेंट ऑफ वाटर। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मैजिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।